तो साथियों, अगर कल के मार्केट की बात करें, एक गैप अप ओपनिंग होती है और वहाँ से मार्केट में लगातार हमें तेज़ी देखने को मिलती है। और ये तेज़ी हो भी क्यों ना, जिस तरीके से एफआईआईज पैसा लगा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला हुआ था, जब मार्केट में दो फेज़ आपको देखने को मिलेंगे, एक बुल रन देखने को मिलेगा, एक बियर फेज आपको देखने को मिलेगा। जब भी बुल रन होता है तो मार्केट में स्ट्रेटजी होती है बाई ऑन डिप्स की, और जो बियर फेज होता है वहाँ स्ट्रेटजी होती है सेल ऑन राइज की। देखिए, आपको जो है ना मार्केट के हिसाब से चलना होगा। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बियर फेज में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है कि आप वहाँ पे एक्यूमुलेशन कर सकें, ह्यूज अमाउंट में आप बाइंग कर सकें, जिस तरीके से म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग की है। अभी रिसेंटली मैं आपको डाटा दिखाऊंगा किस तरीके से वहाँ पे हमें नंबर देखने को मिला है। और जब यहाँ पे बुल रन चलता है तो वहाँ पे स्ट्रेटजी होती है बाई ऑन डिप्स, एसआईपी करना रहता है छोटे छोटे अमाउंट में। मार्केट की अगर तेज़ी की बात करें तो अकेले यहाँ पे जिम्मेदार हैं एफआईआईज। 4,000 करोड़ की यहाँ पे इन्होंने बाइंग की है अब तक की, बहुत बड़ी बाइंग। मैंने इतने बड़े नंबर इनकी सेलिंग में देखे हैं। अगर मैं पिछले एक साल का भी अगर मैं डाटा आप उठा के आपको दिखा दूं, या आप खुद भी चेक कर सकते हैं उसको, इतने बड़े नंबर में बाइंग्स तो नहीं देखने को मिली, लेकिन सेलिंग देखने को मिली। और जब यहाँ पे कंटिन्यूसली बाइंग स्टार्ट हो गई थी, मैंने टेलीग्राम चैनल में भी इस चीज़ को क्लियर कट कहा था कि अब यहाँ पे ट्रेंड बनना शुरू हो गया है, एफआईआईज की तरफ से पैसा आ रहा है, तो आपको इंडेक्स जो है ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा, स्टॉक्स आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिलेंगे। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डीआईआईज और म्यूचुअल फंड एक स्मार्ट इन्वेस्टर हैं। ये आप देखिए यहाँ पे सेल ऑन द राइज करते हैं। लेकिन चिंता मत करिए, यहाँ पे जो बड़ा पैसा है वो एफआईआईज की तरफ से आएगा और वो मार्केट को यहाँ पे ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि इनका एक ही फंडा होता है बाई। ये जो हैं ये बाइंग करते हैं हाई पे और सेल भी करते हैं हाई पे। लेकिन डीआईआईज एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है, वो हमेशा जो है तो लो पर बाइंग करता है और हाई पर सेल करता है। तो उनकी तरफ से आपको छोटी मोटी सेलिंग ज़रूर देखने को मिलेगी। फिलहाल मंथली डाटा की अगर बात किया जाए तो सितंबर 2021 से पहले यहाँ पे एफआईआईज की तरफ से ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली। लेकिन जिस तरीके से अब ट्रेंड बन रहा है तो ये एक पॉजिटिव सा सिग्नल है, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि मार्केट में आपको एफआईआईज की तरफ से इस तरीके की जो बाइंग है वो एटलीस्ट अक्टूबर से नवंबर तक तो देखने को मिलेगी। उसके बाद एक छोटी मोटी या हो सकता है एक बड़ी सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग एक बार फिर से आपको दिसंबर और जनवरी में देखने को मिल जाए। और दोस्तों, एफआईआईज अगर पैसा लगा रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं भारत की ग्रोथ पर भरोसा है। और दोस्तों, जब बाहर वालों को ही भरोसा है तो अंदर वालों को क्यों नहीं है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आखिर क्यों नहीं? अभी रिसेंटली इंडिया ने इंडियाज मेड फर्स्ट इट्स इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत, जिसका इनॉग्रेशन 2 सितंबर को होने वाला है। दिस इज़ अ ह्यूज न्यूज़ फॉर द इंडिया। इसके अलावा जिस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत हमें यहाँ पे बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट हो गया या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट की बात किया जाए, इतना अच्छा प्रमोशन मिल रहा है, इतना अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है, और डेफिनेटली उसका बूस्ट जो है आपको इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। जिस तरीके से आईटी सर्विसेज में इंडिया जो है तो एक आईटी हब बना हुआ है, उसी तरीके से इंडिया का एक विज़न भी है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में। खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस चीज़ को बोला है कि वो जो है तो इस देश को सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे, और इसके पीछे काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स भी शुरू हो चुके हैं, और इसका इम्पैक्ट आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। और इन सब के लिए नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। अगर यहाँ पे ग्रोथ की हम बात करें, जीडीपी ग्रोथ 13.5% है, एक्सीलेंट नंबर है, मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ। लास्ट ईयर 20.1% थी। ये ग्रोथ 20.1% इसलिए थी क्योंकि उस समय मई और जून में हमें लॉकडाउन देखने को मिले थे, कोविड के केस सेकेंड वेव जो आई हुई थी, और फिर उसके बाद जो है तो ओपन अप हुए थे मार्केट, जिसकी वजह से ये इतनी बड़ी ग्रोथ थी। तो उसके कंपैरिजन में ये ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। अगर यहाँ पे एक्सपर्ट्स की बात करें तो उनका मानना था 15% का ग्रोथ रहेगा, और उसके कंपैरिजन में 13.5 नंबर आए हैं। अब देखना बनता है कि कल मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। इसके अलावा अगर हम जनवरी की बात करें, जनवरी यहाँ पे जो है तो 2022 में वर्ल्ड बैंक का एक डाटा आया था, जिसमें वो भी काफ़ी बुलिश थे यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ को लेकर के। और देख सकते हैं आप, काफ़ी कंसिस्टेंट नंबर हैं ये, और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ ये नंबर भी काफ़ी अच्छे हैं। लेटेस्ट जो नंबर है इमर्जिंग मार्केट का, तो उसमें भी आप देखेंगे इंडिया जो है वो टॉप पर है इमर्जिंग मार्केट में। और यही रीज़न है कि बाहर का जो पैसा है वो अगर इमर्जिंग कंट्रीज़ में कहीं आना है तो वो इंडिया में ही आना है, भारत में ही आना है।
अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे न्यूज़ की। तो रिलायंस जो है ये एक तरीके से ओपन वॉर कर दिया है हर सेगमेंट में। सबसे पहले यहाँ बात करते हैं हम रिलायंस रिटेल की। तो ये रिलायंस रिटेल जो इनका एक जॉइंट माफ़ कीजिएगा सब्सिडरी है जो रिलायंस की, तो उसने यहाँ पे एफएमसीजी सेगमेंट में एंट्री कर ली है। और तो रिलायंस ने यहाँ पे कैंपा के साथ एक डील कर ली है जिसमें कैंपा ब्रांड को उन्होंने 22 करोड़ रुपए में बाई किया है। ऐसा अगर हम इस कंपनी के डिटेल के बारे में बात करें तो कंपनी यहाँ पर जो है तो वो सॉफ्ट ड्रिंक बिजनेस में कार्य करती है। और यहाँ पर लिस्टेड स्पेस में अगर हम बात करें सॉफ्ट ड्रिंक सेगमेंट की, तो वहाँ हमें एक मोनोपोली स्टॉक देखने को मिलता है वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, जिसके पास पेप्सिको ब्रांड के सॉफ्ट ड्रिंक के डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रेंचाइजी है। कैंपा कोला जो ड्रिंक है वो यहाँ पे प्योर ड्रिंक ग्रुप के द्वारा क्रिएट किया गया था 1970s में। इसके पहले कैंपा कोला जो है तो वो कोका कोला का डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करता था इंडिया में 1949 से लेकर के 1977 तक, जब तक कि कोका कोला को यहाँ से लीव के लिए नहीं बोल दिया गया। उसके बाद जब यहाँ से कोका कोला गया तो 15 ईयर्स तक यहाँ पे प्योर ड्रिंक जो है वो मार्केट को डोमिनेट किया। और फिर उसके बाद जो है तो अगेन फॉरेन कॉरपोरेशन की यहाँ पे एंट्री होती है पेप्सिको की, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि पेप्सिको ही इंडियन मार्केट को डोमिनेट कर रहा है। ये न्यूज़ यहाँ पे वरुण बेवरेजेस के लिए नेगेटिव हो सकती है और वहीं रिलायंस के लिए ये न्यूज़ जो है वो पॉजिटिव हो सकती है। तो वरुण बेवरेजेस ऐसा नहीं है कि इस न्यूज़ के आने के बाद या फिर कैंपा कोला के आने के बाद यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ऑल्दो रिलायंस के पास यहाँ पे पॉकेट मनी पावर बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल यहाँ पे कंपनी जो है तो काफ़ी अच्छी है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। और अगर मैनेजमेंट सही रहा तो डेफिनेटली ये दोनों ही कंपनियों की आपको डुओपोली भी देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से अभी हमें मार्केट में रिलायंस और एयरटेल की डुओपोली देखने को मिल रही है, सेम यहाँ पे भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इस न्यूज़ की वजह से हो सकता है कि स्टॉक में गिरावट आपको देखने को मिले। ऑल्दो यहाँ पे एक अच्छा रनअप इस स्टॉक ने दिखा दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे अगर हम इसके 200 डेमा की बात करें, 100 डेमा की बात करें और 50 डेमा की बात करें तो वहाँ से स्टॉक काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रहा है। अच्छे बाइंग लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो डिप आया था नियर बाई 900, तो इन लेवल्स पर आप चाहे तो फोकस कर सकते हैं। फ्रेश एंट्री हो या फिर चाहे एसआईपी करने के लिए बाई ऑन डिप्स हो, तो आप 900 से यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं अगर स्टॉक आता है तो। उसके बाद 850 एंड देन 800 के लेवल्स बेस्ट बाइंग लेवल्स होंगे। एक और यहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ जो है वो हेवेल्स के लिए देखने को मिल रही है। हेवेल्स अपने यहाँ पे 130 करोड़ का एक कैपेक्स करने जा रहा है जिससे वो वॉशिंग मशीन के प्रोडक्शन की कैपेसिटी को बढ़ाएगा। यहाँ पे हेवेल्स ने 2018 में राजस्थान के गिलोत में प्लांट जो है वो स्टेब्लिश किया था, जहाँ पे वो वॉशिंग मशीन की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे 3 लाख यूनिट पर एनम। अब यहाँ पे वो कैपेक्स करके इसकी जो कैपेसिटी है वो 3.8 लाख यूनिट पर एनम करने वाले हैं। इसके बाद इसके अलावा अगर हम देखें तो दूसरी यहाँ पे जो पॉजिटिव न्यूज़ है वो है केबल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के। तो कंपनी यहाँ पर भी कैपेक्स करने जा रही है लगभग 300 करोड़ का, और ये जो है तो ये आपको कर्नाटका में देखने को मिलेगा। तो एफएमईजी सेगमेंट में अगर हम बात करें तो इसका एक कॉम्पिटिटर है वो है पॉलीकैब। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉलीकैब शॉर्ट टर्म में इस न्यूज़ की वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी आपको देखने को मिल सकती है, बट उससे कहीं ज़्यादा मुझे लगता है इस स्टॉक में इस न्यूज़ की वजह से आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। हेवेल्स इज़ अ ग्रेट स्टॉक, और यहाँ पे अगर हम इसके बाइंग लेवल्स की बात करें, कोविड के पहले नियर बाई 800 के आसपास ये ट्रेड कर रहा था और वहाँ से इसने अपना जो ऑल टाइम हाई लगाया है वो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटल्स हैं। अगर यहाँ पे इसके हम ग्रोथ की बात करें तो लगभग 25% CAGR से यहाँ पे स्टॉक प्राइस और इनके सेल्स में ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। एफएमईजी सेगमेंट में दोनों ही कंपनियों में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है और दोनों ही कंपनियां जो हैं वो लो मार्जिन्स पर कार्य करती हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन। तो यहाँ पे अगर हेवेल्स अगर आपको बाई ऑन डिप्स करना है तो मेरे हिसाब से इसके जो अच्छे लेवल होंगे वो नियर बाई 1200 होगा। अगर गिरावट में कभी मिलता है तो आप इसको इन लेवल्स पर ऐड कीजिए और उसके बाद 1100 के लेवल्स सही रहेंगे हेवेल्स के लिए। और अगर यहाँ पे हेवेल्स की अच्छी न्यूज़ की वजह से पॉलीकैब में आपको गिरावट देखने को मिलती है तो आप इसको जो है तो 2250 के लेवल्स पर टारगेट सेट कर सकते हैं। इन लेवल्स पर इसका एक्यूमुलेशन कीजिए और फर्दर अगर डाउन साइड आता है तो यहाँ पे जो इसके अदर लेवल्स होंगे
वो 2000 से लेकर के 2050 के लेवल होंगे जिन पर आप अच्छा एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बात करें पॉलीकैब की, तो पॉलीकैब यहाँ पे इसके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि कई सारे सेगमेंट है जहाँ पे हेवेल्स की प्रेजेंस हमें देखने को मिलती है, लेकिन पॉलीकैब जो है तो अभी उन सेगमेंट पर उतरा नहीं है। तो डेफिनेटली इसके पास एक्सपेंशन और अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और यही रीज़न है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा रनअप आपको देखने को मिला है। ऑल्दो दोनों ही कंपनियां काफ़ी अच्छी हैं, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हैं। एज़ पर द जी मीडिया अगर हम बात करें तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पर CDSL के लिए। यहाँ पर मैं एज़ पर द जी मीडिया इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस न्यूज़ का जो वेरिफिकेशन है वो ना तो CDSL की तरफ से किया गया है और ना ही IRDA की तरफ से किया गया है। यहाँ पे जी मीडिया का कहना है कि 1 नवंबर से हेल्थ और जनरल इंश्योरेंस में जो KYC होगा वो मैंडेटरी कर दिया जाएगा और इसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी जो है वो CDSL होगा। ऑल्दो यहाँ पे IRDA के साथ जो इस KYC को लेकर के मीटिंग हुई थी उसमें CDSL, कैम्स और NSDL तीनों ही कंपनियाँ मौजूद थी। लेकिन CDSL के लिए यहाँ पे एक और नेगेटिव न्यूज़ है जो आप देख सकते हैं। NSDL का IPO जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। आपको 4000 करोड़ का यहाँ पे IPO आता हुआ देखने को मिल सकता है। जो न्यूज़ है उसके हिसाब से बात करें तो इस ईयर के एंड तक ये अपना RHP जो है वो फाइल कर देंगे और आपको नेक्स्ट ईयर मई तक यहाँ पे NSDL का IPO देखने को मिल सकता है। और दोस्तों मार्केट का यही रूल है यहाँ पर। अगर हम CDSL की बात करें तो अभी तक जो ये कंपनी है ये हमें मोनोपोली की तरह कार्य करती हुई देखने को मिलती है। ऑल्दो यहाँ पे इस कंपनी का मोनोपोली है नहीं, इसका एक कॉम्पिटिटर भी है और वो है NSDL। लेकिन लिस्टेड स्पेस में अगर हम बात करें किसी भी इन्वेस्टर को, चाहे वो FIIs हो, DIIs हो या रिटेलर हो, अगर उसको एक डिपॉजिटरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो उनके पास लिस्टेड स्पेस में एक ही ऑप्शन है CDSL। लेकिन NSDL के आने के बाद उनके पास 2 ऑप्शन हो जाएंगे और वहाँ पर वो जो इन्वेस्टमेंट मनी है वो आपको डिवाइड होता हुआ देखने को मिल सकता है। और यही रीज़न है कि इस स्टॉक प्राइस में हमें कुछ खास तेज़ी नहीं देखने को मिल रही है अनटिल और अनलेस जब तक यहाँ पे NSDL की लिस्टिंग ना हो जाए। कंपनी CDSL काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे जिस तरीके से डीमैट अकाउंट की ग्रोथ हमें देखने को मिली है तो नो डाउट यहाँ पे कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो आपको आने वाले टाइम में और भी बढ़ती हुई देखने को मिल जाएंगी। और भी इसमें जिस तरीके से इक्विटी मार्केट का पेनिट्रेशन आपको जो है तो इंडियन पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा तो इस कंपनी की अर्निंग भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। जिस तरीके से इस कंपनी का इस स्टॉक प्राइस के अगर हम सपोर्ट की बात करें तो ये नियर बाई यहाँ पे 1100 पर एक अच्छा सपोर्ट इस स्टॉक ने लिया है। तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा एक्यूमुलेशन लेवल है। यहाँ से आप जो है ये स्टॉक जब जब आपको इन लेवल्स पर मिले तो SIP कर सकते हैं। ऑल्दो NSDL के IPO का जैसे ही न्यूज़ और कंफर्म होगा, RHP फाइल होगा तो उस समय पर आपको इस स्टॉक में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।